आंसर। फॉर्मूला था आपके पास T इज इक्वल टू S टाउ F इज इक्वल टू टाउ F इज इक्वल टू T बाय 5T स्क्वायर T बाय 2 प्लस H बाय T बाय 6 T बाय 6 प्लस H बाय 2 सारी वैल्यूज हैं आपके पास में T भी है T सब कुछ दे रखा है तो इंपुट कर लो वैल्यू कितना आ रहा है आंसर 76 आ रहा है 76 आ रहा है 2 भी कंसीडर कर लो भाई नहीं दे रखा है तो कुछ अगर कुछ नहीं दे रखा है तो 2 भी कंसीडर करके चलेंगे इसी में नेक्स्ट पार्ट करो जरा सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है the vane was then rotated rapidly the vane was then rotated rapidly the vane was then rotated rapidly to cause remolding of soil the vane was then rotated rapidly to cause remolding of soil the torque required to shear the soil the torque required to shear the soil the torque required to shear the soil in the remolded state was 5 newton per newton meter 5 newton meter was 5 newton meter was 5 newton meter ठीक है determine the sensitivity 7 yes RX7 HT is equal to torque undisturbed by torque remolded देखो जरा 35 by sorry 5 35 है ना हाँ 35 by 5 7 आ जाएगा ये क्वेश्चन अब अभी वो क्वेश्चन करना है चलो पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एक क्वेश्चन और करो determine the shear strength in terms of effective stresses determine the shear strength in terms of effective stresses determine the shear strength in terms of effective stresses on a plane at a point on a plane at a point where the total normal stress is 200 where the total normal stress is 200 kilonewton per meter square where the total normal stress is 200 kilonewton per meter square and core water pressure was 80 kilonewton per meter square and core water pressure was 80 kilonewton per meter square core water pressure was 80 kilonewton per meter square ठीक है effective shear strength parameters are C dash is equal to 15 C dash आपके पास 15 kilonewton per meter square 15 kilonewton per meter square and phi dash दे रखा है 30 डिग्री phi dash आपके पास है 30 डिग्री बताओ 84 चलो 84 आ जाएगा 84 आ रहा है 84 आ जाएगा सिंपल क्वेश्चन है बस एक इक्वेशन लगेगी आपके पास टाउ इज इक्वल टू c डैश प्लस सिग्मा f बार
10 5 ये क्वेश्चन होती है पेपर शीट से तो ये आपके पास में टाउ है इज इक्वल टू c डैश प्लस सारी वैल्यू दे रखी है c कितना है आपके पास 30 15 और ये 120 माइनस 200 minus 8. 200 माइनस 80 into 10 30. 30 देख लो कितना आता है 84 आ जाएगा 84 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आ रहा है सो ये आंसर है नेक्स्ट इक्वल नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करो in a CD triaxial test 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 a specimen of clay fails a specimen of clay fails in a CD triaxial test a specimen of clay fails at a specimen of clay fails at a cell pressure of at a cell pressure of 60 kN per meter square at a cell pressure of 60 kN per meter square the effective shear strength the effective shear parameter ऐसे लिखो the effective shear parameter are found to be the effective shear parameters are found to be the effective shear parameters are found to be c dash दे रखा है आपको 15 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर c dash दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड phi dash दे रखा है 20 डिग्री determine the compressive strength of the clay 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 बताओ आंसर determine the compressive strength of the clay 105.2 105.22 आ रहा है आंसर आया आंसर 105.2 अच्छा कौन सी वाली स्ट्रेंथ है कौन सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हां नहीं कंपेयर ये कौन सी वाली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन सी वाली है या तो कन्फाइंड है या अनकन्फाइंड है ये कन्फाइंड वाली है ना ये कन्फाइंड है कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपके पास कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखो इतने सारे क्वेश्चन करा लिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमारी इक्वेशन यूज नहीं होती है आपकी हर क्वेश्चन में यूज होती है हर क्वेश्चन में हां और उसमें वो भी CU टेस्ट और उसमें सेक्शन मतलब जो 4 ऑर्डर किया हुआ उसमें हमें टोटल पैरामीटर भी दे रखे हैं इफेक्टिव पैरामीटर भी दे रखे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है कि सीयू टेस्ट है आपके पास और टोटल पैरामीटर भी उसमें बोल रहे थे कि टोटल इफेक्टिव वाला निकालो इफेक्टिव वाला निकालो हां तो टोटल में भी यू सेक्शन की टोटल में यू लेंगे सेक्शन की तरफ मतलब टोटल में तो आप यू कंसीडर करोगे हां टोटल में यू कंसीडर करोगे और जो सेकंड वाला अगर अफेक्टिव वाले पैरामीटर लिख रहे होगे तो आप यू को माइनस करके चलोगे अगर आप अफेक्टिव पैरामीटर यूज करेंगे तो उनमें यू को माइनस करके चलेंगे और अगर हम टोटल पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं तो यू को कंसीडर करके चलेंगे जो कंफाइनिंग और जो डेविएटर उसमें कंफाइनिंग और जो डेविएटर होगा वो डिपेंड करेगा टेस्ट की कंडीशन पे जैसे सीडी टेस्ट में तो हमारा टोटल सीडी में तो हमारा दोनों सेम हो जाता है आप क्योंकि 4 बटा प्रेशर वहां से डिसिपेट हो जाता है
अब सीयू में आपने लिखा था आप टोटल पैरामीटर भी पता कर सकते हैं, इफेक्टिव दोनों पता कर सकते हैं ना कहां से, ये कल आपने मेरे ख्याल से पॉइंट लिखा था ना क्लियर कर। तो आप उसमें पोर प्रेशर, आप पोर प्रेशर कंसीडर भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कंसीडर कर सकते, दोनों आपके हाथ में चॉइस है। तो फिर इफेक्टिव स्ट्रेस लोगे, अगर नहीं कर रहे हो पोर प्रेशर को कंसीडर तो इफेक्टिव स्ट्रेस लिखोगे, अगर पोर प्रेशर को कंसीडर कर रहे हो दैट मींस टोटल स्ट्रेस आप लिखोगे, अगर टोटल स्ट्रेस लिखोगे तो टोटल शियर पैरामीटर यूज करोगे। हाँ सिग्मा बार प्लस यू लिखोगे ना फिर, हाँ यू प्लस आप यू को प्लस करोगे सिग्मा बार में, या फिर आप डायरेक्टली सिग्मा लिख बोल दो उसको टोटल स्ट्रेस, बेसिकली टोटल स्ट्रेस कंसीडर करना है। अब टोटल स्ट्रेस में तो आपका यू ऐड हो गया ना, तो वैसे हम लोग को 0 लेके चल रहे थे इसमें जब हम ट्रेड में तो यू जीरो, हाँ ट्रेड में यू जीरो मान के चल रहे हैं। तो सी टेस्ट में हाँ यू लेना पड़ेगा, वो आपके हाथ में चॉइस है, आप ले भी सकते हैं वहां पे नहीं भी ले सकते, क्योंकि आप वहां पे टोटल पैरामीटर भी कंसीडर कर सकते हैं, इफेक्टिव वाले भी कंसीडर कर सकते हो। अगर इफेक्टिव पैरामीटर कंसीडर करोगे इन दैट केस आप इफेक्टिव स्ट्रेस को यूज करोगे, और इफेक्टिव स्ट्रेस होगा आपका टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर प्रेशर। टोटल वाले के लिए तो यू लेना, हाँ यू लेना पड़ेगा, पहले तो हम 0 मान के सीधे टोटल, हाँ टोटल वाले की यू लेना पड़ेगा, बट अगर यू नहीं दे रखा क्वेश्चन में इन दैट केस जीरो मान लो। आया आंसर ये वाला, कितना आ रहा है आंसर, नहीं आया अभी 105.22 आ रहा है आंसर। तो क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में दिया है सीडी टेस्ट है, सीडी टेस्ट है सीडी, बाकी क्या बता रखा है द सैंपल फेल्स एट सेल प्रेशर, तो सिग्मा 3 डैश एफ फेलियर पे दे रखा है ना 60 कितना किलोन्यूटन, हाँ किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर केपी, और बाकी क्या दिया है डिस्टेंस पूछ रहे हैं, सी डैश कितना दे रखा है 50 और 5 दे रखा है, आपको पता है इक्वेशन सिग्मा 1 डैश इज इक्वल टू सिग्मा 3 डैश एफ tan स्क्वायर, इसको एक काम कर लो ना, इतना बड़ा ना लिखकर इसको डायरेक्टली अल्फा लिख दो, अल्फा मतलब 45 प्लस 5/2, इनफैक्ट इसे अल्फा मत लिखो, इसको थीटा लिखो, थीटा सी लिखो, क्योंकि 45 प्लस 5/2 किसके बराबर होता है, थीटा सी के बराबर होता है ना, प्लस 2 into c into tan of थीटा सी। अब ठीक है, अब देख लो जरा इक्वेशन में डाल दो वैल्यू यहां पर जैसे कि वैल्यू है। सो क्या कंडीशन है, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 f इज इक्वल टू सिग्मा 3 दे रखा है 60 into 10 कितना आ जाएगा 55 आ रहा है करने के बाद, चलो ठीक है सेल भी लिख दिया 55 स्क्वायर प्लस 2 into 10 55, ठीक है 55। अब देख लो कितना आ रहा है यहाँ से सिग्मा 1 f आता है 155 65 kPa 0.22 kPa 165.22 kPa, और हमें निकालना है स्ट्रेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ होता है आपका डेबिटर स्ट्रेस, डेबिटर स्ट्रेस फेलियर के टाइम पर जो होता है कंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट में उसी को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं, कंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो सिग्मा a is equal to confined compressive strength is equal to sigma 1 f minus sigma 3 dash f, ठीक है कितना आंसर आ रहा है 105.22 ये भी आ जाएगा आंसर आपके। सो ये क्वेश्चन था, आया आंसर, बताओ क्लियर है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करो। सीडी टेस्ट है आपके पास, टेस्ट है सीडी टेस्ट, सीडी टेस्ट दिया हुआ है, सीडी टेस्ट was conducted on a saturated cake, was conducted on a saturated cake, was conducted on a saturated cake, ठीक है। अब जो डाटा दे रखा है सेल प्रेशर दिया है 250 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेल प्रेशर इज इक्वल टू 250,
किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। डेबिट स्ट्रेस फेलियर पर दे रखा है, डेबिट स्ट्रेस एट फेलियर, डेबिट स्ट्रेस एट फेलियर इज इक्वल टू 275, डेबिट स्ट्रेस एट फेलियर इज इक्वल टू 275। सो सेल प्रेशर था 250, डेबिट स्ट्रेस था 275 था। अब बताओ जरा क्या बताना है, बताओ इफेक्टिव एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इफेक्टिव एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इफेक्टिव एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताइए। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट पता लगेगा तुम्हें, एंड व्हिच इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। बहुत सारे टेस्ट हैं इसके अंदर, आपने सब पे आपने अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सॉइल के ऊपर टेस्ट कर रखे हैं, ट्रायल टेस्ट, उसके डायरेक्टली रिजल्ट को यूज करेंगे हम। भाई ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल पे टेस्ट करें, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल पे टेस्ट करें, क्ले के ऊपर टेस्ट करें, सीड पर टेस्ट करके देखिए, सैंड पे टेस्ट किए, उनके जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ पर पता लगने वाला है आपको। सो यहाँ पे बताओ कैसे निकालेंगे फाइव की वैल्यू। अब देखो सिंपल मैंने बताया था कल भी तुम्हें, अगर कई बार तुम्हें डेबिट स्ट्रेस दे रखा है, कंफाइनिंग प्रेशर दे रखा है, तो इक्वेशन तो एक ही यूज होनी है आपकी, कौन से वाली, ये जो यहाँ पे लिखा था यही इक्वेशन लगनी है, बट इसमें कैसे कंडीशन होगी वो देखना है। आपके पास में पाई निकालना है, पाई निकालना है, हाँ सी गिवन नहीं है, यही तो पॉइंट था, सी गिवन नहीं है, हाँ क्या जीरो लेना पड़ेगा। रीजन क्या है कि सैचुरेटेड क्ले है हमारे पास में, सैचुरेटेड क्ले है जो कोहेजन निकल कर आता है, जीरो निकल कर आता है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। अगर आप सीडी टेस्ट कर रहे हैं, इन द केस ऑफ द सैचुरेटेड क्ले द वैल्यू ऑफ द कोहेजन विल कम आउट टू बी व्हाट, जीरो निकल कर आएगी। तो ये डायरेक्टली हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अब इसके बाद तो बता ही सकते हैं आराम से 20.7 आ रहा है, हां 20.78 आएगा, 20.78 आएगा। ऐसा क्वेश्चन दिखा होगा तुम्हें मेरे ख्याल से, यस ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की ही बात हो रही है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले आपके पास सैचुरेटेड है, सीडी टेस्ट कर रहे हो, सी क्या निकल कर आएगा, जीरो निकल कर आएगा। तो अभी जैसे बाई चांस अगर मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन होती, सपोज दो इक्वेशन होती, दो अननोन थे, आराम से निकल जाते भाई, सी और पाई दो अननोन है, सपोज दो इक्वेशन होती तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन एक इक्वेशन है जस्ट, और अननोन कितने हैं, दो अननोन है। सो आपको एक को क्या करना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। एंड अगर आप कर रहे हैं सीडी टेस्ट, सी को क्या कंसीडर कर सकते हैं, जीरो कंसीडर कर सकते हैं। एंड ऐसा होता भी है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्लेस में, जब हम नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के ऊपर टेस्ट करते हैं इन सैचुरेटेड कंडीशन, सी क्या निकल कर आएगा, जीरो निकल कर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है आपके पास। ये क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि बेसिकली पूछे गए इस तरह के क्वेश्चन है कि दो इक्वेशन दे रखी है, अब यहां से क्लियर हो जाएगा कि सी को क्या लेके चल सकते हैं, जीरो लेके चल सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग टेस्ट में अलग अलग चीजें आएंगी। अगर यूयू टेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर चेंज हो जाएगा, वहां पर आप पाई को जीरो कंसीडर कर सकते हैं, पाई कैन बी कंसीडर्ड एज जीरो। अभी लिखा दूंगा मैं पॉइंट बाद में ना। अभी इसका आंसर बताओ कितना आया क्वेश्चन में, कितना है 20.78 आ रहा है। चलो क्या दे रखा है डाटा, c इज इक्वल टू, अच्छा ये तो जीरो है, क्या डाटा दिया है क्वेश्चन में, कंफाइनिंग प्रेशर दे रखा है कितना, कंफाइनिंग प्रेशर इज इक्वल टू 250, एंड डेल्टा इज जस्ट 275 kPa, ओके। और फाई निकालना है, बस और भी कुछ दिया है, सीडी टेस्ट है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर सैचुरेटेड क्ले, सीडी टेस्ट, सी विल बी व्हाट, ऐसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में होता है ऐसा। तो अब यहाँ पे पुट कर लो इक्वेशन में, सिग्मा 1 f इज इक्वल टू सिग्मा 3f इनटू थीटा c प्लस 10 थीटा c। ये तो जीरो हो जाना है, ये जीरो हो जाएगा, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 250 प्लस 4 आ जाएगी 484 कितना आ जाएगा 520 is equal to 250, 10 square 45, निकालो यहाँ से कितना आ रहा है 5,
इज इक्वल टू 20.78 आ जाएगा ना आपके पास में। फाइव इज इक्वल टू 20.78। चलो तो फाइव आया आपके पास में 20.7। अब इसी में नेक्स्ट करो जरा पार्ट, बताओ नॉर्मल एंड द शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ फेलियर। नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस बताओ ऑन द प्लेन ऑफ फेलियर। यहाँ पे लिख लीजिए आप साइड में इसके शायद यहाँ पे, ये कैसी सॉइल है? एन सी सॉइल है। एन सी सॉइल मतलब नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। अभी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको याद रखना। ये लिखे यहाँ पर इसके बराबर है एनसी सॉइल। एनसी सॉइल सैचुरेटेड है, सीडी टेस्ट है, निकालो। क्या है 490? ये किसकी वैल्यू है 490? ऑन द प्लेन ऑफ फेलियर बताना है, ऑन द प्लेन ऑफ फेलियर, फेलियर प्लेन पे बताना है। नॉर्मल इज द शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ फेलियर। देखो कैसे करेंगे इसको। अब फॉर्मूला तो पता है ना, क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है बताओ नॉर्मल स्ट्रेस का? 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 इनटू cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है। बट हमें यहाँ पे थीटा क्या होता है? एंगल होता है। किसका एंगल होता है? एंगल फेलियर प्लेन का एंगल नहीं होता वो, किसी भी प्लेन का, किसी भी प्लेन का किसके साथ में? मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ था। भाई आप किसी भी प्लेन पे निकाल सकते हैं ना, किसी भी प्लेन पे आप निकाल सकते हैं, थीटा वेरी करते जाओ, मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ आप किसी भी प्लेन पे निकाल सकते हैं वैल्यूज को। लेकिन यहाँ पर फेलियर प्लेन की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? फेलियर प्लेन का इंक्लिनेशन निकालना पड़ेगा पहले मेजर के साथ में, यानी कि थीटा सी निकालना पड़ेगा तुम्हें खुद से। अब आप फेलियर प्लेन पे पूछ रहे हैं तो फेलियर प्लेन का इंक्लिनेशन क्या होता था मेजर के साथ? थीटा सी ना, थीटा सी निकालना पड़ेगा तुम्हें पहले यहाँ पे। वो फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी थीटा एंगल पर निकाल सकते हैं वैल्यू को। 249 आ रहा है नहीं, सर्कल की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं आ रही, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बताओ भाई थीटा से निकालोगे पहले, इंक्लिनेशन निकालोगे मेजर प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ में फेलियर प्लेन का। कैसे निकालते हैं? थीटा सी इज इक्वल टू 45 प्लस पाई बाय 2। पाई आपके पास आई की वैल्यू, पाई की वैल्यू आ गई आपके पास में, कितना आ रहा है थीटा सी? 55.39 आ रहा है। अब लगाओ फॉर्मूला डायरेक्ट कि सिग्मा 1 आपके पास है, सिग्मा 3 भी आपके पास में, सॉल्व करो। 338 आ रहा है, हम इनको 338.7 बनाएगा, 338.7 बना रहा हूं। इसकी 8.7 बना रहा है आंसर। आया सारी तो वैल्यू है तुम्हारे पास। हाँ 338.71 128 yes 128.55 128.55
आ रहे हैं आंसर? तो पहले इंक्लिनेशन निकालना पड़ेगा, यानी कि फाई आ चुका आपके पास ना, इंक्लिनेशन हो फेलियर प्लेन theta c is equal to 45 plus 5 by 2, 45 plus 5 by 2 कितनी वैल्यू आ रही है? 5 तो आ ही गया। theta c is equal to 55.39 चलो। अब वो एक जनरल फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी प्लेन में निकाल सकते हैं नॉर्मल एंड शेयर की वैल्यू। हमें चाहिए प्रिंसिपल प्लेन पे, सॉरी फेलियर प्लेन पे चाहिए, तो फेलियर प्लेन का एंगल रखोगे ना वहां पे, ये फेलियर प्लेन का एंगल है नॉर्मल के साथ, सॉरी मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ, सिग्मा 1f सिग्मा क्या करता है, सिग्मा n इज इक्वल टू सिग्मा 1f प्लस सिग्मा 3f by 2 प्लस सिग्मा 1f माइनस सिग्मा 3f by 2 into sin या cos थीटा c लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि फेलियर प्लेन की बात चल रही है। थीटा c अब पुट कर लो वैल्यू, सारी तो वैल्यू है आपके पास। सिग्मा n इज इक्वल टू बताओ 5 25 प्लस 250 5 पॉइंट सिग्मा n कितना आ रहा है 338.78 7 बना रहा है, इस 7 बना रहा है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ये आएगा। अब क्या निकालना है, शेयर निकालना है, सिग्मा 1f माइनस 3f सॉल्व करो कितना आ रहा है, तो 5 5 आ रहा है, ये 28.55 आ जाएगा 28.55। तो ये क्वेश्चन था। अब इस पे तो मुझे लगता है इस साल बीएस में क्वेश्चन आ रखा है इस फॉर्मूले पे ना, इस वाले पे ऐसे किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं नॉर्मल एंड शेयर कितना लग रहा है। तो ये था क्वेश्चन आपके पास, बताओ। चलो एक क्वेश्चन उत्तर होता है। सीयू टेस्ट है, इस बार कौन सा टेस्ट है आपके पास, सीयू टेस्ट दिया रखा है, सीयू टेस्ट दिया हुआ है। अब इसमें लिखो क्या क्या डाटा दे रखा है, डाटा लिखो, डाटा द सैंपल फील्ड एट सेल प्रेशर हो, द सैंपल फील्ड एट सेल प्रेशर हो, द सैंपल फील्ड एट सेल प्रेशर हो 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। फाइव डैश सी यू ऐसे लिखना है, फाइव डैश सी। अब इसका मतलब आया समझ, क्या मतलब है, सी यू टेस्ट में फाइव डैश की वैल्यू है, इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव पैरामीटर है, आप इफेक्टिव वालों को डैश लगाकर रिप्रेजेंट कर रहे थे ना तभी शायद। और दूसरा क्या है आपके पास, फाइव सी यू है। अब ये टोटल की वैल्यू दे दी आपको, सीयू से आप दोनों निकाल सकते हैं, लिखा था आपने पॉइंट, सीयू टेस्ट से हम दोनों पैरामीटर निकाल सकते हैं, 100 भी निकाल सकते हैं, 100 पैरामीटर निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। देखो 5 डैश सीयू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 30 डिग्री, 5 डैश सीयू दे रखा है 30
डिग्री दिया हुआ है एंड 5 CU दे रखा है 15 डिग्री, 5 CU दे रखा है 15 डिग्री, 15 डिग्री दे रखा है। अब देखो C डैश CU एंड CU, इसका मतलब आया समझ? देखो दोनों की वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू 0। ठीक है, अब सेल प्रेशर दिया था, कितना है सेल प्रेशर 150 दे रखे हैं ना। सो बताओ जरा, डिटरमाइन द डेविड स्ट्रेस एट फेलियर, डिटरमाइन द डेविड स्ट्रेस एट फेलियर, डिटरमाइन द डेविड स्ट्रेस एट फेलियर। डेविड स्ट्रेस निकालो फेलियर पे। वन 4.75। हाँ दोनों ही अलग है, ये 30 बार दे रखा है। यहाँ पर तो लेकिन आपको टोटल स्ट्रेस दे रखा है ना, एट अ सेल प्रेशर हो कितना दिया सेल प्रेशर 150 है, इफेक्टिव थोड़ी दे रखा है सेल प्रेशर आपको। सो कौन सा पैरामीटर यूज करोगे, टोटल वाला यूज करोगे ना। हाँ। भाई आपको दिया है, क्लियर कट मेंशन करा है, सैंपल फेल्स एट सेल प्रेशर हो, सैंपल फेल्स एट सेल प्रेशर हो 150 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, उसने कोई इफेक्टिव तो वर्ड यूज नहीं करा ना वहां पे। तो मतलब कौन सा स्ट्रेस है वो, टोटल है, तो कौन सा पैरामीटर आप यूज कर रहे हो, टोटल वाले ही यूज करोगे। सी कितना है यहाँ पे टोटल कंडीशन में 0 है, फाई कितना है टोटल कंडीशन में 15 है ना, 15 है, तो कितने आ रही वैल्यू आपके पास 104.75 आ जाएगा आंसर। अब इस तरह की हर वैरायटी के क्वेश्चन दिख जाएंगे तुम्हें प्रीवियस ईयर में। अब ये क्वेश्चन ईएस के क्वेश्चन है जी सर्विसेज से, बाकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपकी कोई इक्वेशन यूज नहीं होती, हर क्वेश्चन में यूज हो रही है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो चाहे। इसकी वैल्यू कितनी 15 30, तो सिग्मा 1f बाकी वो तो 0 हो जा रहा है, वो तो 0 हो जा रहा है, ये 0 हो जाएगा प्लस 2c into 10 45 प्लस 5/2, ये वाली टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे सिग्मा 1f इज इक्वल टू सिग्मा 3f into 10 स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस 5/2 बताओ मैथ। अब यहाँ पर सोल्व कर लो इसको, सिग्मा 1f निकालो यहाँ से, सिग्मा 1f ये वैल्यू कितनी रखी है 150 इनटू 45 प्लस 15/2, आ रहा है आपके पास में सिग्मा 1f 254.75 आ रहा है। अब निकालना है हमें, डेबिटर निकालना है ना, तो डेबिटर मतलब 1 माइनस 3 सिग्मा 8 इज इक्वल टू सिग्मा 1f माइनस वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 104.5। ठीक है बताओ। अब इसी का एक और पार्ट करो, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पोर वाटर प्रेशर एट फेलियर, determine the value of pore water pressure at failure, determine the value of pore water pressure at failure। अब आपको पोर वाटर प्रेशर बताना है फेलियर पे।
खुद सोचो कि कैसे निकाल सकते हैं पोर वाटर प्रेशर। वही आपके पास में अभी टोटल निकाले आपने, टोटल स्ट्रेस पैरामीटर को आप कंसीडर कर रहे थे, कौन सा स्ट्रेस लिखा था अभी आपने, टोटल स्ट्रेस लिखा था। आप इसको अफेक्टिव टर्म्स के टर्म्स में भी तो लिख सकते हो, सिग्मा माइनस यू करके 97.62, हाँ 97.62 आ रहा है आंसर 97.62। आ रहा होगा। अब देख लो वो अपने आप क्लियर हो गया कि दोनों चीज कंसीडर कर सकते हैं इस वाले में, टोटल भी एंड अफेक्टिव वाले भी। तो 97.62 आंसर आ रहा है। आ गया सर, नहीं आ रहा देखो। अब इस बार आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना है, तो आपकी जो इक्वेशन है उसमें क्या आना चाहिए, जो इक्वेशन बनेगी उसमें पोर वाटर प्रेशर आना चाहिए। कैसे आएगा पोर वाटर प्रेशर, टोटल माइनस यू, यू भी तो लिख सकते हो आप इसको, बताओ लिख सकते हैं। अगर यानी कि आपने टोटल माइनस यू लिखा, दैट मींस आप इफेक्टिव की बात कर रहे हैं इस बार। अगर आप इफेक्टिव की बात कर रहे हैं तो इफेक्टिव पैरामीटर को कंसीडर करोगे ना, इफेक्टिव पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है तुम्हें। भाई पोर वाटर प्रेशर निकालना है तो इक्वेशन में पोर वाटर प्रेशर आना चाहिए। पहली इक्वेशन में कहीं था क्या पोर वाटर प्रेशर वाला टर्म, नहीं था ना, नहीं था, यानी कि वो टोटल स्ट्रेस के टर्म्स में लिखी हुई थी, तो वहां पे आपने टोटल स्ट्रेस पैरामीटर को यूज करा था। यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है उसमें पोर वाटर प्रेशर आना चाहिए, तो कैसे आएगा पोर वाटर प्रेशर, सिग्मा माइनस यू करके आएगा, यानी कि आप इफेक्टिव स्ट्रेस लिख रहे हो इस बार। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस लिख रहे हो तो क्या कंसीडर करोगे, इफेक्टिव पैरामीटर कंसीडर करोगे। सो इसे लिख सकते हैं सिग्मा 1 बार लिख दो ना, F इज इक्वल टू सिग्मा 3 इनटू इसको लिख दो थीटा c प्लस डैश, डैश लिखेंगे ना, ये भी डैश लिख दो इनटू 10 थीटा ऐसा। अब ये वैल्यू क्या है आपके पास में, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आई थी 260.75, तो माइनस यू लिखो ऐसा, माइनस यू पोर वाटर प्रेशर फेलियर की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू ये कितना आया था 150 इनटू 10 स्क्वायर 60 आ रहा है टोटल सॉल्व करके, चलो ठीक है डायरेक्टली लिख दिया 60। अब ये है कि एक्चुअली ये 45 प्लस 5/2 लिखा होता है, दिस इज 45 प्लस 5/2 5/2। अब ये वाली तो जीरो ही होगी क्योंकि c कितना है यहाँ पर 0 है, सो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, हाँ 97, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इक्वेशन सॉल्व करके आ रहा है 97.62। So pore water pressure is this is the value of pore water, actually pore water pressure की value है आपके पास। So काफी क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करा दिया, अभी कुछ एक थोड़ा सा थ्योरी का डिस्कशन करते हैं। अब ये दो टॉपिक बचे हैं आपके पास जिससे थ्योरी पे करते हैं क्वेश्चन, एक इफेक्शन को डिस्कस करना है, इफेक्शन के बारे में, एंड एक स्ट्रेस पाथ पर भी क्वेश्चन आ रखे हैं आपके। स्ट्रेस पाथ तो इन्होंने 2-4 साल से पता नहीं क्यों इतना पसंद आ रहा है, हर साल क्वेश्चन देने लगते हैं उसके ऊपर, पहले नहीं देते थे कभी,
बट अभी पिछले कुछ साल से स्ट्रेस पाथ पे हर साल क्वेश्चन आने लगते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं अभी तक पिछले 3-4 साल में स्ट्रेस पाथ के ऊपर। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा, राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज स्ट्रेस पाथ। क्यों टेस्ट है, हां उसको लिख लो, चलो नोट करके इसी के बाद लिख दीजिएगा। हाँ कौन सा पेपर करेंगे आप कर पाएंगे, क्योंकि अनकन्फाइंड क्या, हाँ यू नहीं अनकन्फाइंड वाला पेपर करेंगे। इसका मैंने पढ़ा था कि दोनों टेस्ट से आपके पास अनट्रेन्ड पैरामीटर आ सकते हैं, अनकन्फाइंड वाले से भी आ सकते हैं, और ये आपका अनट्रेन्ड वाला तो होता ही है, यूयू टेस्ट तो होता ही है। इस पे पढ़ा था मैंने, आई गेस मेरे को याद आ रहा है कि अनकन्फाइंड वाला हम प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है वो, क्योंकि उसमें पहली स्टेज नहीं होती है। अनकन्फाइंड वाले में पहली स्टेज नहीं होती ना, यूयू भी आपका क्विक टेस्ट था और अनकन्फाइंड भी क्विक टेस्ट है, क्योंकि दोनों अनट्रेन्ड कंडीशन में होते हैं। बट इन दोनों में भी कंपैरिजन करें तो आपका ये अनकन्फाइंड वाला थोड़ा सा ज्यादा जल्दी हो जाएगा। रीजन क्या है, उसमें पहली स्टेज तो है ही उसके अंदर, तो उसको ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं यूयू वाले को, सॉरी अनकन्फाइंड वाले को। देखो इसमें पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो स्ट्रेस पाथ। अच्छा नोट लिखाना था, देखो नोट लिखो, हेडिंग लिखो फॉर प्लेस, ऐसे लिख लो फॉर प्ले, फॉर प्ले। इक्वेशन होती है सिग्मा 1f इज इक्वल टू सिग्मा 3f इनटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2 इंटू c इंटू 10 और 45 प्लस 5/2, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, अब सपोज करो इसमें दो वेरिएबल है, बाकी सब तो ये नहीं, सब स्ट्रेसेस है, कांस्टेंट है, c एंड आपके पास में 5, c एंड 5, दो इक्वेशन है, एक अननोन है, नहीं कर पाएंगे सॉल्व। सो इन दैट केस एज पर द कंडीशन ऑफ द टेस्ट a को 0 अज्यूम करना पड़ेगा। तो जैसे सीडी टेस्ट में आपने देख लिया किसको अज्यूम कर सकते हैं, c को 0 कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, लिखो जरा फॉर सीडी टेस्ट। अब ये जस्ट हमारा एक तरह से हाँ प्लेस देगा, प्लेस में फॉर प्ले के लिए सीडी टेस्ट C0। बट ऐसा जब करना जब तो एक इक्वेशन और दो अननोन हो, ऐसा नहीं कि कहीं भी उठाकर अपने मन से 0 लिख देंगे इसको उठाकर। जब ऐसी कंडीशन मजबूरी आ जाए इन दैट केस आपको ये काम करना है। CD टेस्ट C is equal to 0, कहीं भी हो सकता है तो C दे रखा हो क्वेश्चन में, अगर दे रखा है तो इन दैट केस उसको 0 नहीं करेंगे कि भाई वहां पे 0 लिखा गया है, 0 कर दो इसको। तो CD में क्या हो रहा है, C is equal to 0 हो रहा है। UU में क्या बताया, UU टेस्ट में 5 is equal to 0, UU टेस्ट 5 is equal to 0, UU टेस्ट में 5 is equal to 0 एंड CU टेस्ट में भी C is equal to 0 कर सकते हैं। देखा आपने पिछले क्वेश्चन में 0 तो दे रखा है, CU टेस्ट में C is equal to 0, so CU में C is equal to 0, UU टेस्ट में 5 is equal to 0 एंड CD में C is equal to 0। बड़ी कंडीशन तब वैलिड है सिर्फ जब क्वेश्चन में मजबूरी आ जाए, करना पड़ेगा ऐसा, इन दैट केस इसको करेंगे सिर्फ, ऐसा नहीं कि खुद से कहीं जरूरत है। देखो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज स्ट्रेस। अब इस पे पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा ये लिखवा रखा है तो मैं पॉइंट पहले कि कहीं पे लिखा होगा शायद कंसोलिडेशन में कि द बिहेवियर ऑफ द ओवर कंसोलिडेटेड क्ले डेंस एंड ऐसा होता है, ये लिखा हुआ है पॉइंट। और ये भी लिखा होगा कि नॉर्मली का बिहेवियर लूज एंड के जैसा होता है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले का बिहेवियर लूज एंड के जैसा बिहेवियर होता है। डेंस सैंड बिहेव्स लाइक अ ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। अब ये स्टेटमेंट है, तुम्हारा क्वेश्चन है, ये गेट में आया होगा शायद ये क्वेश्चन कि डेंस सैंड जो होती है वो एक ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के जैसे बिहेव करती है, और इसमें फेलियर कैसा होता है, कैसा फेलियर होता है,
ब्रिटल या फिर प्रोग्रेसिव? प्रोग्रेसिव फेलियर होता है, डेंस नहीं। वो ग्राफ ही बनाया था तुमने वहां पर, तो कौन से वाले में बताया था बताओ? वो प्रोग्रेसिव में देखो, उसको चेक करके देखो एक बार। प्रोग्रेसिव होता है, ब्रिटल होता है? ब्रिटल लूज में होता है, चेक करके देखो। तुमने शेयर में बनाया, उसमें बनाया होगा, कॉम्पैक्शन में वाला कर जो बनाया होगा, कॉम्पैक्शन के अंदर। क्या लिखा है बताओ यहाँ पर? हाँ, और ड्राई में, और बाकी चलो वो पता लग जाएगा, जो हमारा अभी आप देख लेंगे इसमें किस तरह का आपको मिलेगी कंडीशन। ठीक है, चलो। तो जैसे कंडीशन है आपके पास में, अब नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक है स्ट्रेस। बाकी इससे पहले लिख लो, दो चार पॉइंट लिख लो ना, फिर आराम से करना। पॉइंट लिख लो इसमें। तो पॉइंट है, इन सम केसेस successive state of stress in a test specimen, successive state of stress in a test specimen, successive state of stress in a test specimen, of soil during loading and unloading, are to be analyzed, ठीक है। अब इसमें देखो पॉइंट नेक्स्ट, are to be analyzed, ठीक है। For this purpose, concept of stress path is developed. Concept of stress path is developed. Concept of stress path is developed. इसमें लिख लीजिए, it represents how maximum shear stress is varying. It represents how maximum shear stress is varying in a represents how maximum shear stress is varying in a soil mass, as loading changes, under the triaxial test, as loading changes under the triaxial test, ठीक है, as loading changes under the triaxial test। आगे लिखो, locus of all points, that is a line joining certain points, one more circle, a line joining certain points on one more circle whose coordinate represents the maximum shear stress, represents the maximum shear stress acting on a soil,
acting on a soil as loading is changed. As loading is changed. As loading is changed. As loading is changed. So ये point है. अब इसमें लिख लो पहले दो point बनाना है. It shows the path through which it shows the path through which maximum shear stress varies. It shows the path through which maximum shear stress varies. Through which maximum shear stress varies. Through which maximum shear stress varies with loading. Through which maximum shear stress varies with loading. Okay. Now, stress path can also be represented in the terms of stress path can also be represented in the terms of stress path can also be represented in the terms of PQ curve. PQ curve. Stress path can also be represented in the terms of PQ curve. ठीक है PQ curve. अब देख लो मतलब क्या है इसका समझो. Stress path can also be represented in the form of the PQ curve. जैसे बहुत सारी कंडीशन ऐसी आएंगी आपके पास में. जैसे अभी आपने ट्राइक्सल टेस्ट पढ़ रखा है. क्या करते हैं ट्राइक्सल टेस्ट में? आप करते हैं कि भाई सिग्मा 3 को कांस्टेंट बना देते हैं. सिग्मा 3 को कांस्टेंट बनाते हो, सिग्मा टेबलेट अप्लाई करते हो, एक टाइम पर आकर सैंपल जो फिल करता है उसको वैल्यू नोट कर लेते हो. सिग्मा बना के आपके पास सिग्मा 3 है, सिग्मा 1 है, दोनों से एक मोर सर्कल बना दिया. यही तो करें. दूसरा सैंपल लिया, फिर से क्या करते हैं? सपोज सिग्मा 3 चेंज करो. सिग्मा 3 चेंज करा. सिग्मा 3 जब चेंज करोगे तो आपको डेविड स्ट्रेस इस बार दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा दूसरा. तो उसके अकॉर्डिंगली दूसरा आपके पास में निकल कर आएगा डेविड स्ट्रेस. दूसरा सिग्मा 3 आया, दूसरा सिग्मा 1 आएगा, एक और मोर सर्कल बन सकता है, बन सकता है. चलो तीसरे सैंपल पे एक काम करो, लगभग 4-5 सैंपल कंसीडर कर लेते हैं इस तरह के. अराउंड ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो लगभग कम से कम 4-5 सैंपल मानकर चलो, कंसीडर करने पड़ते हैं. नंबर ऑफ मोर सर्कल्स हम बना सकते हैं. उन सबसे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करा पास करते हुए. दैट कॉमन टेंजेंट विल बी कॉल्ड एज अ मोर फेलियर एंगल. मोर फेलियर एंगल. ठीक है, मोर फेलियर एंगल इसको कहते हैं जिस पॉइंट पे आपका जो टेंजेंशियल यूनिट करता है दैट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द फेलियर प्लेन. वो रिप्रेजेंट करता है किसको? फेलियर प्लेन को. इन द केस ऑफ द सेंट्स पता है क्या कंडीशन होती है, प्लेन में पता है क्या कंडीशन होती है. ऐसा कॉन्सेप्ट है आपके पास. अब यहां पर स्ट्रेस पाथ क्या है? अच्छा ये बताना जरा, मैक्सिमम शियर वाला जो प्लेन होता है क्ले में, वो प्लेन जिस पर मैक्सिमम शियर डेवलप हो रखा है क्ले के अंदर, उस पर नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है उस प्लेन पे? सिग्मा 3 कंसीडर करें वैसे हम ना. सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 ही तो होता है. तो भाई वो सेंटर वाला पॉइंट ही तो हो गया क्ले में. तो उस पे नॉर्मल कितना रहता है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2. तो ये क्वेश्चन था तुम्हारे पास एक बार, ये मैंने करवाना चाहता था बट करवाया नहीं इसको. ऐसे पूछ लिया कि आप आंसर कर दोगे अगर आएगा तो. जो मैक्सिमम शियर वाला प्लेन होता है उस मैक्सिमम शियर वाले प्लेन पे नॉर्मल कितना होता है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय, वो सेंटर ही तो हो गया ना मोर सर्कल का. और उस पर शियर कितना रहता है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 रहता है. ऐसे बना सकते हैं ना. अब यहां से देखो जरा, ये आपने क्या करा, ऐसे इन सबको पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया. ये क्या बन जाएगा आपके पास एंगल बन गया. बट ये कंवर्जन है क्या कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर पर यूनिट कर रहे होंगे सर्कल के? ऐसा तो है ही. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर यहाँ से पास काम कर रहे हैं. बताओ, सैंड के केस में अलग कंडीशन है, क्ले के केस में अलग कंडीशन. क्ले में पास करेगा उस पॉइंट से, लेकिन सैंड में पास नहीं करेगा. ये कॉन्सेप्ट था. लेकिन अब क्या करा तुमने, इसको इनफैक्ट एक काम कर दो ना, इन पॉइंट को उठाओ.
ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हो गया। अभी सब कौन से वाले पॉइंट है? मैक्सिमम वाले पॉइंट है जिन पर मैक्सिमम शेयर डेवलप हो रखा है, जिन पर मैक्सिमम शेयर डेवलप हो रखा है वो वाले पॉइंट्स आप ये कंसीडर कर सकते हो। वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 3/2 हो जाएगी। इन सबको ज्वाइन कर दो, इनको सबको ज्वाइन करो। अब ये हाथ से बन रहा है डायग्राम, एग्जैक्टली बन पाएगा ठीक। अब इसमें ऐसे नहीं सोचना कि अंदर से कैसे पास कर दिया इसके, ऐसे। अब ये एग्जैक्टली स्ट्रेट भी नहीं आने वाला, ये जो लाइन है एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं आएगी, एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं आएगी लाइन, कर्व आएगी ना, बट आप इसको अप्रोक्सीमेट करके स्ट्रेट कर सकते हैं। एक्चुअली होगी कैसी लाइन, कर्व होगी। इस लाइन ने कौन कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करा, जिन पर मैक्सिमम शियर डेवलप हो रहा है, जिन पर मैक्सिमम शियर डेवलप हो रहा है। अब इस लाइन को उठाकर अलग साइड में बना लो, अलग से बनाओ, अलग से बना देते हैं इसको। तो ये लाइन आती है आपके पास ऐसे, अभी अलग से शो करा। इस लाइन पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं बेसिकली एक तरह से किस किस को ज्वाइन कर रही है। सपोज मैंने ये उठाया है यहाँ पे पॉइंट, एक पॉइंट ये कंसीडर कर लिया एंड एक पॉइंट आपने इस लाइन पे, ये लाइन कैसे बनाई, मैक्सिमम शेयर वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए बनाई है। तो ये लाइन आपको, ये जो बेसिकली कर्व है, किसका आइडिया दे रहा है आपको कि कैसे आपकी सॉइल में मैक्सिमम शेयर वेरी कर रहा है, कैसे आपकी सॉइल में मैक्सिमम शेयर वेरी कर रहा है, इस चीज का आइडिया दे रहा है आपको। कैसे आपकी सॉइल में मैक्सिमम शेयर वेरी कर रहा है, इस चीज की जानकारी मिल रही है हमें किसकी हेल्प से, इस कर्व की हेल्प से। इट शोस द पाथ, ये कर्व क्या शो कर रहा है, वो पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पाथ के थ्रू सॉइल में मैक्सिमम शेयर जा रहा है, वेरी कर रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस पाथ, डिस्टेंस पाथ कहते हैं इसको। इट शोस द पाथ जिस के अकॉर्डिंग बेसिकली जिस तरह से आपकी सॉइल में शेयर मैक्सिमम शेयर वेरी कर रहा है, इस पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो कर्व है। इसे क्या कहा जाता है, डिस्टेंस पाथ कहते हैं। क्या मोड पेरियर एनवेलप है क्या, नहीं ये मोड पेरियर एनवेलप नहीं है, इट इज नॉट मोड पेरियर एनवेलप। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दी आपने जिन पर शेयर क्या था, मैक्सिमम, मैक्सिमम था। चलो अब लेट अस सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये किसी सर्कल, मोर सर्कल का ही तो ऐसे पॉइंट है ना, देखो आया था मुझे इस तरह की कंडीशन है सर्कल पे, जहां पे मैक्सिमम शेयर वाला पॉइंट था, इसको मैंने यहाँ पे अलग से बस पॉइंट पॉइंट को शो कर दिया था आपको, बट एक्चुअली तो ऐसे सर्कल होगा ना पूरा ठीक। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए कितने होंगे इस पॉइंट का, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 होगा, और इसका जितना होगा ये वाला 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 होगा। ये वाला नहीं, किसी के लिए हो सकता है, नहीं मतलब क्ले के लिए भी होगा बट और के लिए भी हो सकता है, ये तो जनरल सॉइल की कंडीशन है। फेलियर एनवेलप आप पाथ पूछ रहे हैं फिर एनवेलप पूछ रहे हैं, एनवेलप नहीं, एनवेलप हाँ ये क्ले के लिए शो कर रखा है यहाँ पे, हम इसको नहीं, क्ले के लिए कहाँ है, क्ले के लिए ना इंक्लाइंड हो रखी है यहाँ पर, तो फाइल दिखा रखा है ना आपको, ये क्ले के लिए, ये तो जनरल शो करिए कंडीशन, इट इज जनरल कंडीशन ठीक। सो जैसे इसकी कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे इस वाले पॉइंट के, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा होरिजॉन्टल, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 हो जाएगा। ये है। अब ये क्या कह रहे हैं आपको, तो ये तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि भाई स्ट्रेस पाथ एक्चुअली बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है आपके सॉइल में, कि किस तरह से आपके सॉइल में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो वेरी कर रहा है, इस पाथ के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है, बेसिकली कैसा कैसे वैल्यूज उसकी वेरी कर रही है। अब होता क्या है, ये बेसिकली एक लोकस ही तो है, कि लोकस है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जिन पर शियर क्या था, मैक्सिमम था, ऐसा ही तो करा आपने, जिन पॉइंट्स पर शियर मैक्सिमम था उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आपने एक लोकस ड्रॉ कर लिया, दैट कर्व इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रेस पाथ कहते हैं इसको, इस कर्व को कहते हैं स्ट्रेस पाथ कहते हैं ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, जो स्ट्रेस पाथ है, स्ट्रेस पाथ कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पीक्यू कर्व। आप इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीक्यू कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे वो देखो जरा, कैसे, जैसे यहाँ पे आप मान लो ये एक स्ट्रेस पाथ का एक पॉइंट उठाया आपने, अब ये पॉइंट है बेसिकली कौन सा पॉइंट है, ये मैक्सिमम शियर वाला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम शियर वाला पॉइंट है। इधर क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है, इधर क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है आपके पास, इधर होता है शियर स्ट्रेस। अब यहाँ पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, वो बेसिकली कैसे पॉइंट है, जिन पर शियर क्या रहा, मैक्सिमम रहा। तो आप अगर यहाँ पे इसको बोल दो Q, सॉरी इसे बोलो P एंड दिस इज व्हाट Q, तो मुझे ये बताओ इस वाले पॉइंट के ऑर्डिनेट कितने हो गए,
इस वाले पॉइंट की ऑर्डिनेट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए p की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2, एंड इस पॉइंट के लिए q की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 आ जाएगी। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए कितनी होगी, इस पॉइंट के लिए p की वैल्यू वही सेम 1 प्लस 3 बाय 2 और q की वैल्यू 1 माइनस 3 बाय 2 हो जाएगी। तो यही सेम चीज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके फॉर्म में, pq करके फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं। जो p होगा यहाँ पर उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 के बराबर होगी, और जो q होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 के बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम वाला जो पॉइंट है उसके बेसिकली उस पॉइंट पे उस पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना रहेगा y वाला 1 माइनस 3। आपने मैक्सिमम शेयर वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करा है यहाँ पे, तो मैक्सिमम शेयर वाला पॉइंट का y कितना रहता है बेसिकली 1 माइनस 3 बाय 2 और x कितना रहता है 1 प्लस 3 बाय 2 रहता है, ये कंडीशन है। तो इसीलिए तो आपको यहाँ पे शो करा कि इस चीज को आप शो कर सकते हैं किस फॉर्म में p2 के फॉर्म में। आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। p में क्या होगा 1 बाय 3 बाय 2 1 प्लस 1 प्लस 3 बाय 2, और y में कितना होगा 1 माइनस 3 बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास आगे, p की वैल्यू रहेगी 1 बाय 3 1 प्लस 3 बाय, एंड q की वैल्यू होगी आपके पास 1 माइनस 3 बाय 2 हो जाएगी, 1 माइनस 3 बाय 2 हो जाएगी। अब इसमें एक काम करना है, इस डायग्राम को मत बनाना है यहाँ पर, ये वाला जो डायग्राम है ना इसके लिए सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं, एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, इसको मत बनाना, ठीक है। देख लो कैसे डायग्राम बनाना है, इनफैक्ट वो ज्यादा इजी रहेगा। अब कॉन्सेप्ट तो आई गया समझ में कि करना कैसे है। इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंडीशन है, अभी ये सिग्मा 3 तुमने कंसीडर करा, कोई एक सिग्मा 3 उठाया, कोई कंफाइनिंग प्रेशर कंसीडर किया, इस कंफाइनिंग प्रेशर को कंसीडर कर लिया, एंड एक सिग्मा 1 कंसीडर कर लिया, कोई भी जो भी आ रहा होगा, इन दोनों को लेके सर्कल बना दिया ऐसे ऐसे, एक ही सर्कल बना दिया। अब क्या करो यहाँ पे सिग्मा 1 को क्या करो चेंज करो, सिग्मा 3 को क्या रखो आप कांस्टेंट रखो, और सिग्मा 1 को क्या करो चेंज करो। अगर इसको चेंज करोगे तो सर्कल कैसे जाएगा इस बार ऐसे ऐसे जाएगा, फिर से इसको चेंज कर दो, अगेन चेंज करो, ऐसे जाएगा सर्कल, ऐसे चला जाएगा सर्कल। तो ये एक और सर्कल बनेगा, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 सर्कल आपने बना दिए, यहाँ पे 3 अलग अलग मोड सर्कल्स हैं, इन तीनों पे मैक्सिमम शेयर वाले पॉइंट कौन से हैं, ये वाले पॉइंट है, यही सब तो पॉइंट्स हैं, इन सबको क्या कर लो ज्वाइन करो। अब ये पास करना चाहिए था यहाँ से, इसको चलो ऐसे, ठीक। ये कर्व क्या बना आपके पास में स्ट्रेस पाथ ही तो है, बट ये एनवेलप नहीं है, ये एनवेलप नहीं है, ये स्ट्रेस पाथ है। ये आपको क्या शो कर रहा है कि किस तरह से आपके सॉइल में मैक्सिमम स्ट्रेस वेरी करता जा रहा है, ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये था आपके पास, ये वाला कर्व बनाना है तुम्हें, इस पे लिख लो आप सिग्मा 1, इसको लिख लो सिग्मा 1 डैश, एंड इसको क्या लिख लो सिग्मा 1 डबल डैश, ऐसे ऐसे अलग अलग सर्कल्स आ रहे हैं। तो एक तो ये वाला डायग्राम बना लो जस्ट, और एक ये वाला डायग्राम बना लीजिए, ऊपर वाला डायग्राम मत बना लो। तो यहाँ पर ये वाला क्या होगा सिग्मा n, और इसके साइड में क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं ना। अब बाकी सब डेफिनेशन लिखा दिए कि लोकस है कि पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैक्सिमम शेयर वाले को ज्वाइन करते हुए बताते हैं कि कैसे आपके सॉइल में मैक्सिमम शेयर वेरी करता जा रहा है जैसे जैसे आप स्ट्रेसेस को चेंज कर रहे हैं। कल हाइड्रोलॉजी तो 130 पर ही होती है ना, 130
कल अभी तो पता नहीं, अगर होता तो आ जाती इन्फॉर्मेशन आपका। अच्छा है, मुझे लग रहा है एक बार ये खत्म हो जाएगा, या आपका हाइड्रोजी भी शायद कल लास्ट है। मैंने बताया था वो उसकी मैं हैंड रिटन प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, तो लगभग 3 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। 1 घंटा चाहिए उसको तब जब लिखवाते हैं, और अगर लिखे लिखा देंगे तो फिर तो आधे घंटे में काम हो जाएगा। एस्कर को छोड़ दो तो बाकी कोई टॉपिक टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कल के लेक्चर में, उसमें थोड़ा सा टाइम सा लग जाता है। तो कल हाइड्रोजी भी खत्म हो जाएगा, ये निपट जाएगा, और सोम खत्म हो चुका तुम्हारा। सो ऑब्वियसली कोई ना कोई अब तो शायद नया सब्जेक्ट होगा ही शुरू। अब ये नहीं पता है क्या शुरू होगा, आईवी हो सकता है शायद। आईवी पढ़ने का मन कर रहा है भाई, वो भी तो इम्पोर्टेंट ही है, गेट के हिसाब से तो काफी इम्पोर्टेंट है। गेट के अकॉर्डिंग तो भाई काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। हाँ दोनों इम्पोर्टेंट है वैसे। ठीक है चलिए, ये कंडीशन है आपके पास, इसमें लिखो देखो यहाँ पे p की वैल्यू क्या बताई थी, p किसके बराबर होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 होगा। q किसके बराबर होगा 1 माइनस 3 बाय 2। वो लिख लो वैल्यू ना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है, उसके ऊपर अभी करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व। फिर का ही क्वेश्चन है, अभी 2-3 साल पुराना है वो। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 और q किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, अब ये बेसिकली आपने जो स्ट्रेस पाथ बनाया है, आपने स्ट्रेस पाथ बनाया है किसके लिए, यहाँ पे आप सिग्मा 3 को क्या लेके चल रहे हैं, सिग्मा 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिग्मा 3 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। आप सिग्मा 3 को कांस्टेंट बनाकर चल रहे हो, किसको वेरी करवाते जा रहे हैं, सिग्मा 1 क्या होता जा रहा है आपका, वेरी करता जा रहा है। जब आपका सिग्मा 1 वेरी कर रहा है, सिग्मा 3 कांस्टेंट है, सिग्मा 3 कांस्टेंट है, सिग्मा 1 वेरी कर रहा है, आप कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, वी कैन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल। बैकवर्ड की कंडीशन अलग होती है। अभी कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इधर की साइड जा रहे हैं ना, ये तो कौन सा डायरेक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। देख लो इसके बराबर में ऐसे लाइन बनाकर लिखिए इस पे। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है वो देखो जरा। जैसे सपोज करो आपने इस तरह से कोई एग्जीबिशन कर लिया, या कोई हम बिल्डिंग बना रहे हैं कुछ भी, साइड से हमने यहाँ पे सैंपल, यहाँ पे जहाँ पर भी आप बिल्डिंग बना रहे थे, यहाँ से आपने साइड से एक कंफाइनिंग प्रेशर अप्लाई करवा रखा है। या फिर ये मान लो इसके साइड की जो सॉइल है यहाँ पर खाली कर दिया, यहाँ पे कोई फुटिंग लगाने वाले हो, फाउंडेशन आएगी यहाँ पर कोई भी, इसके साइड में क्या प्रेजेंट है, दोनों साइड पे सॉइल, वो सॉइल इसको कंफाइन कर रखी है दोनों साइड से। अभी कांस्टेंट ही है सॉइल का प्रेशर, इस प्रेशर से सॉइल ने इसको कंफाइन कर रखा है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज होता जाएगा अपने आप, वो तो कांस्टेंट है ना भाई। सॉइल इसके साइड पे प्रेजेंट थी, साइड पे प्रेजेंट थी, तो वो तो उसको दबा रही है ऐसे, जो वो तो कांस्टेंट प्रेशर से दबा रही होगी, वो वैरी करता जाएगा अपने आप प्रेशर, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना प्रेशर। अब यहाँ पर आपने क्या करा, कुछ मटेरियल डाल दिया, ये मटेरियल डाल दिया, तो सिग्मा की कांस्टेंट है, कंफाइनिंग प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपने कुछ मटेरियल डाल दिया, जब मटेरियल डाला तो आपने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस बढ़ाया, वर्टिकल स्ट्रेस बढ़ाया ना, ठीक है। अब थोड़ा सा और मटेरियल डाल दो, वर्टिकल स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ा दिया। सिग्मा 3 कांस्टेंट है, वर्टिकल स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो, डेविड स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो आप, डेविड स्ट्रेस ही तो बढ़ रहा है, डेविड स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, सिग्मा 1 क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा सिग्मा 1, सिग्मा 1 क्या करेगा, एक सेकंड
की कंडीशन थी आपके पास ना, सिग्मा 1 वेरी करता जा रहा है, आप वर्टिकल स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, सिग्मा 1 क्या करता जा रहा है, वेरी करता जा रहा है, शियर भी क्या करता जाएगा, वेरी करता जाएगा। आपने और मटेरियल डाल दिया यहाँ पे, और मटेरियल डाल दिया, सिग्मा 1 को और ज्यादा बढ़ा दिया, सिग्मा डेविएटर बढ़ाया आपने, डेविएटर स्ट्रेस बढ़ाया, वर्टिकल स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा, स्ट्रेस और सिग्मा 1 जो होगा वो क्या करेगा, और ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या कंफाइनिंग को चेंज कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे ना चेंज। तो इससे ये पता लग रहा है आपको कंडीशन कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, कैसे कैसे सॉइल में मैक्सिमम शियर बढ़ता जाएगा, इस चीज की जानकारी मिलती है हमें विद द हेल्प ऑफ कि कैसे कैसे पाथ आपका फॉलो करेगा मैक्सिमम शियर सॉइल के अंदर, जैसे जैसे आप उस पे स्ट्रेस को बढ़ाते जाओगे। अभी हम मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की साइड जा रहे हैं ना हम अभी करंटली। इसको लिख लीजिए जरा, ये डायग्राम बना लो दोनों साइड में। इस कर्व को क्या बोलते हैं, ये कर्व स्ट्रेस पाथ है। सिग्मा 3 कांस्टेंट बना रखा है, इसमें भी लिख लेना होगा, ये क्या है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड। तो ये स्ट्रेस पाथ ही तो है आपके पास, ये वाली जो लाइन है, इसी को अलग से बनाया आपने यहाँ पे, ऊपर वाला डायग्राम नहीं बनाया ना किसी ने भी, वो बना लिया था। चलो ये वाला भी क्या है आपके पास, स्ट्रेस पाथ है, स्ट्रेस पाथ। अभी दोनों डायग्राम बना लो ना, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। सो आया समझ, क्या है स्ट्रेस पाथ, क्या बता रहा है आपको, किस चीज की जानकारी मिल रही है, वैसे प्रैक्टिकली क्या वर्टिकल से बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, कैसे आपके सॉइल में मैक्सिमम शियर वेरी करता जाएगा, इस चीज के बारे में आपको आइडिया देता है। लोकस है सभी पॉइंट्स का, जो कि मैक्सिमम शियर वाले पॉइंट्स का, बस लिखो जरा क्वेश्चन। The stress path equation for a triaxial test. The stress path equation for a triaxial test. The stress path equation for a triaxial test. For a triaxial test. The stress path equation for a triaxial test upon application of Demeter stress. Upon application of Demeter stress is. Upon application of Demeter stress is. क्या इक्वेशन है? Q is equal to tan root 3 plus 0.5 b. ये इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। बताओ द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ कोहेजन, द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ कोहेजन, the respective values of the cohesion and the respective values of cohesion and angle of internal friction are the respective values of the cohesion and angle of internal friction are बताओ जरा से। अभी डेट का क्वेश्चन है,
5:30 कितनी आ रही बताओ? हाँ 30 5 आ रहा है 30 16 आया सर। अब देखो इसको कन्वर्ट करो ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। भाई आपको p की वैल्यू पता है सिग्मा 1 सिग्मा 3 के टर्म्स में, q की भी वैल्यू पता है। अब इक्वेशन बनाओ यहां से और दूसरी इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी होती है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दोनों को आपस में कंपेयर करो, कंपेयर करके निकलेगा आंसर। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ट्वेंटी आ रहा है 20 आ रहा है। अभी दो क्वेश्चन आ चुके इस टॉपिक से ना आपके। एक तो ये वाला क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में जो मैंने कराया अभी। एक क्वेश्चन आ रखा है सिंपल ये p = p by sigma 1 sigma 3 by 2 ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आ रखा है। रिसेंटली आया मतलब इस तरह का कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से। हाँ 30 आ रहा है 30 का होगा सी बताओ। ट्वेंटी का है 20 का है। आंसर 20। देख लो कैसे करना है। इक्वेशन आपके पास में है q = 10 रूट प्लस 0.5 इनटू p। ये इक्वेशन दे रखी है, इसको कन्वर्ट करो। p q की वैल्यू कितनी होती है सिग्मा 1 सिग्मा 3 by 2 = 10 रूट 3 होती है प्लस 0.5 इनटू सिग्मा 1 by सिग्मा 3 by सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 by 2। अभी तो बाई बोल दिया था क्या सिग्मा 1 by सिग्मा 3। अब मैंने बताया था अंदर से थोड़ा सा फीलिंग आ जाती है कि हाँ कुछ गलत हुआ है अभी। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो क्या होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 by 2। इधर से एलसीएम लोगे आप, ये कितना हो जाएगा 20 रूट प्लस 0.5 सिग्मा 1 और प्लस 0.5 इनटू सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बन रहेगा आपके पास में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 = 20 रूट 3 प्लस 0.5 इनटू सिग्मा 1 प्लस 0.5 इनटू सिग्मा 3 हो रहा है। अब इसमें से एक काम कर सकते हैं, सिग्मा 1 को एक साइड लेकर आ सकते हैं क्योंकि कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन हमारी जो इक्वेशन होती है वो सिग्मा 1 के फॉर्म में होती है ना, तो सिग्मा 1 को एक साइड लेकर चले जाओ। सिग्मा 1 इसमें से इधर लेकर आएंगे इसको माइनस 0.5 इनटू सिग्मा 1 = क्या बन जाएगा यहाँ पर सिग्मा 3 प्लस 0.5 इनटू सिग्मा 0 प्लस 20 रूट 3 हो गया 20 रूट 3 हो जाएगा। ओके ये क्या बन रहा है यहाँ पे 0.5 सिग्मा 1 = यहाँ पे 1.5 सिग्मा 3 प्लस 20 रूट 3। इसको डिवाइड करा लो। सिग्मा 1 = कितना हो जाएगा 3 सिग्मा 3 प्लस 40 रूट 3 हो जाएगा। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको कंपेयर करो जरा। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास थी सिग्मा 1 = सिग्मा 3 × tan²
10 स्क्वायर ये कंडीशन आ रही है। यहाँ से क्या पता लगा 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू व्हाट 3 के बराबर आ रहा है। कंपैरिजन करो दोनों इक्वेशन का, वही सिग्मा 1 है एज इट इज है, सिग्मा 3 ये है यहाँ पे और यहाँ पे सिग्मा 3 ये, इसका मल्टीप्लिकेशन देख लो जरा, बताओ आया समझ? सिग्मा 3 इसके मल्टीप्लिकेशन में 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 यहाँ पर कितना है 3 है ना, तो क्या बन रहा है यहाँ से 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3 अब इसको कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है 30 डिग्री आ जाएगा, 5 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, 530 डिग्री हो जाएगा आपके पास। अब 530 आ चुका है एंड यहाँ पे ये बन रहा है 2c into 10 45 plus 5/2 is equal to 40√3 है, ये 40√3 है। देख लो जरा सॉल्व करो, सॉल्व करना जरा, कितना आ रहा है c is equal to 20 किलोमीटर पर मीटर, तो ये कंडीशन आ गई। तो यहाँ से 5 आ रहा है आपके पास में 30 आ रहा है एंड c की वैल्यू आ रही है कितनी 20 आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 डिग्री आ जाएगी, ये कंडीशन। अभी एक टॉपिक बचा है आपका यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिस्कस करना है, और एक लास्ट टॉपिक बच रखा है क्या लिंक डिटेक्शन बच रखा है, तो इसमें ऐसे कुछ डिस्कस करने लायक कुछ किया मेडिकल का लिंक टेस्ट ये कर रही है। अच्छा मैं ये बता रहा था कि जैसे क्लास 2 आज हम 4:30 तक कवर कर देंगे, शेयर को कंप्लीट करके 4:30 तक कवर कर देंगे, तुम्हारा 1 घंटे का डिस्कशन बचा है, जस्ट 1 सवा घंटे का। अभी तुम्हें फाउंडेशन भी पढ़नी है, अगर इस बार नहीं हो पाएगा किसी भी एक सैटरडे में करके 1 घंटे के लिए बुला लेंगे।